2022 के चुनाव में भी हमने देखा और 24 में तो बहुत करीब से देखा। एक भी सीट पर अगर बीएलओ ने नाम काटे चुनाव में, मतलब लोग जिंदा हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी शिकायतें चुनाव आयोग तक करना हो, या कोई पदाधिकारी बदले जा रहे हैं, पोस्टिंग बदली जा रही है, चुनाव के दिन क्या क्या परेशानी हो रही है, एक एक मिनट पर, एक एक घंटे पर, हर एक छोटी छोटी जगहों का भी ट्विटर, सोशल मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग तक उसकी शिकायत को पहुंचाना। राजनीति का बिगुल बज चुका है और हम देखते हैं कि अभी 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई है। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और देश और दुनिया में एक तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषण है और एक इतिहास है और जो रियल एक तरीके से नॉलेज है वो लोगों को बताते हैं, और एक विश्लेषण चिकित्सीय दृष्टि से लोगों को समझाते हैं कि जो देश की परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, या फिर देश की अलग अलग जो भी समस्या है उस पर वो गहन अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर आपका स्वागत है। हम देखते हैं सर, अभी अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आए, तो एक तरीके से चौंकाने वाले रिजल्ट आए। लोगों ने जो प्रेडिक्शन किया था, एक तरीके से लोगों ने जो गेसिंग किया था, उसके अनुमान के विपरीत रिजल्ट आए। तो आपको लगता है महाराष्ट्र और जो झारखंड के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके क्या रिजल्ट आएंगे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आजकल इलेक्शन कमीशन का जो माहौल है, देश में चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, मशीन से लेकर के चुनावी प्रक्रिया पर जितने सवाल उठ रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो कुछ भी चौंकने जैसा बचा नहीं है। मतलब अगर आप कहें कि हरियाणा और जम्मू के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जम्मू में इतनी सीटें कैसे बीजेपी आ गई, हालांकि दावा तो वो बहुत ज़्यादा करती थी। हरियाणा में जहां लोग गांव में घुसने नहीं देते थे, वहां भी वो सरकार बना ले गई। किसान आंदोलन के बाद सरकार बना ले गई। कहीं प्रचार में वो तेवर नहीं दिखा, जितनी रैलियां नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित थी उसकी आधी रैलियां की, आखिरी दिनों में वो सब गायब रहे। लेकिन शायद जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कह दिया था कि सारा इंतजाम कर दिया हमने, सरकार हम ही बनाएंगे। तो इस सब के बाद कौन कितना चौंके समझ में नहीं आता। चुनाव आयोग से अगर कोई गंभीर सवाल पूछा जाए तो चुनाव आयोग चुटकुले या शायरी सुनाता है। ये सब कुछ अगर बना रहेगा तो महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी क्या चौंके, किसको चौंकना कहे, मुझे नहीं कैसे यानी चुनाव आयोग का रोकने के लिए जैसा क्या उपाय होना चाहिए एक अपोजिशन का? एक आप राजकीय विश्लेषक भी है, जिस तरीके से एक माहौल बनाया था कि चुनाव आयोग को लेटर लिखे या क्या करे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। हाँ, कैसे उपाय देखते हैं? मैं इसका उपाय ये देखता हूँ और महाराष्ट्र में भी काम करेगा, क्योंकि अभी भी हरियाणा वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करने वाले लोग हरियाणा का चुनाव के साथ महाराष्ट्र का नहीं करा पाए, जो कि पहले से साथ में होता रहा है। तो एक तो ये शिगुफा चलता है, झूठ पर राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में इसलिए नहीं करा पाए कि जितना कठिन हरियाणा का चुनाव था उतना ही महाराष्ट्र का भी था। तो एक को तो निपटा लिया, अब दूसरे में लग जाएंगे वो अपना काम करेंगे। विपक्षी दलों का काम क्या होता है, मैं जिस राज्य में रहता हूं और जिसकी चुनावी प्रक्रिया से थोड़ा बहुत करीब से देखा मैंने, वहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में थी। 2022 के चुनाव में भी हमने देखा और 24 में तो बहुत करीब से देखा। एक भी सीट पर अगर बीएलओ ने नाम काटे चुनाव में, मतलब लोग जिंदा हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसकी शिकायतें चुनाव आयोग तक करना हो, या कोई पदाधिकारी बदले जा रहे हैं, पोस्टिंग बदली जा रही है, चुनाव के दिन क्या क्या परेशानी हो रही है, एक एक मिनट पर, एक एक घंटे पर, हर एक छोटी छोटी जगहों का भी ट्विटर, सोशल मीडिया से लेकर के चुनाव आयोग तक उसकी शिकायत को पहुंचाना, चिट्ठी लिखना और सीधे पूरे देश को बताना कि आप क्या कर रहे हो। इससे एक दबाव बनता है। जितना विपक्षी दल सक्रिय होकर के ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव ने ईमानदारी से चुनाव लड़ा, प्रेशर बनाना चाहिए एक एक मिनट, एक एक सेकंड पर कि यहाँ देखिए क्या गड़बड़ हो रहा है, तो पुलिस के ऊपर दबाव रहेगा कि वहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, हर जगह की निगरानी हो। वोट, लोकतंत्र में अगर आपका वोट ही लुट जाए, वोट ही न डाल पाए आप, तो फिर लोकतंत्र किस बात का है। विधानसभा के सीटों के हिसाब से हम देखेंगे तो महाराष्ट्र का ये जो है गणित, ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट में आता है। यानी महाराष्ट्र जो जीता, वो सिकंदर ऐसा कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का कैपिटल है। तो महाराष्ट्र एक तरीके से झारखंड का भी इलेक्शन है। तो क्या देखते हैं आप और क्या मुद्दे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो यहाँ पर चुनाव है, ये आर्थिक राजधानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बहुत आसानी से कोई इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। इस प्रदेश में सरकार बनाने का अहमियत क्या है, इसको इस बात से समझा जाए कि अगर पूर्ण बहुमत आपकी नहीं आती है तो आप जो पार्टियां हैं जिसमें भ्रष्टाचारी भरे हैं, चक्की पीसिंग हैं, उनकी भी पार्टी तोड़िए
उनके विधायकों को अपनी खेमे में ले आइए, सरकार बनाइए। तो ये राज्य तो इतना महत्वपूर्ण है, बीजेपी ने यही किया पिछले दिनों, तो इसका नुकसान भी होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ की पार्टियाँ जो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे मतलब महाविकास अघाड़ी जो है, उससे एक इमोशन जुड़ा है लोगों को। लोकसभा चुनाव में एक आत्मविश्वास भी मिला, हरियाणा से वो गया भी है। अगर विपक्ष ईमानदारी और मेहनत से अपने तालमेल को बनाए, गठबंधन को बांधने में सक्षम हो जाए। जैसे कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि राज्यों के जो उनकी लीडरशिप है वो केंद्र की लीडरशिप को सुन नहीं रही। इसका नुकसान मध्य प्रदेश में उठाना पड़ा, इसका नुकसान हरियाणा में है। अगर इसी तरह से आप नहीं सुनोगे महाराष्ट्र में, भले ही जैसे छोटे छोटे दल हैं, एक दो सीटों पर दे करके आप एक बड़ा अम्ब्रेला जब बनाते हैं तो असल में एक नैरेटिव सेट होता है, नैरेटिव बनता है, जनता ऑलरेडी तैयार है। इन दोनों को आप मिलाएंगे और बहुत मजबूती से, ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो महाराष्ट्र निकल सकता है। महाराष्ट्र में एक अच्छी चुनौती वह बीजेपी की तमाम साजिशों और कूटनीति के सामने दे सकते हैं। यही हाल झारखंड में है। झारखंड में जेल में डाल दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री बाहर हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत से अपना एक छवि बनाई, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत करीब है वहाँ के जनता से। वहाँ उसने अलायंस का एक ठीक ठाक फॉर्मेट बनाया है। अलायंस का फॉर्मेट जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन दोनों को साधने में पिछली गलतियों से अगर सबक लिया है विपक्ष ने, तो ये दोनों राज्य विपक्ष के हाथ में है। अगर फिर से वही गलतियां दोहराएंगे और दूसरे को वोट लूट लेने देंगे तो फिर चौंकने वाली ही बात होगी। हम अंत में सर एक सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक नैरेटिव सेट होता है, क्या ये दो राज्यों में भी ये प्रयोग होगा रूलिंग पार्टी के द्वारा, और जो स्टेटमेंट आते हैं नफरत भरे हैं, तो किस तरीके से वोटर्स इससे अट्रैक्ट होंगे, या इसका किस तरीके से खामियाजा विपक्षी पार्टी भुगतेगी, ऐसा लगता है आपको? ये इस देश में जो ये हो रहा है धर्म के नाम पर, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। दुनिया में हाँ लड़ाइयाँ हैं, किसी और नाम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े नेता अपनी कुर्सी के लिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाए हुए हैं। बड़े बड़े ओहदे पर, कपड़े से पहचान लीजिए बयान किसका था, बटेंगे तो कटेंगे बयान किसका है। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं बीजेपी के। दूसरी तरफ आरएसएस है, जहाँ नागपुर में हम लोग खड़े हैं, वो कंफ्यूज लगता है। एक तरफ कहता है कि हमारे ही लोगों ने अत्याचार किया तो आरक्षण रहने दो, कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। फिर अचानक वो हिंदू बोलने लगता है अपने को इस तरह का नैरेटिव चल रहा है। असल में ये नैरेटिव जो, जैसे यूपी में अखिलेश यादव ने पीडीए की एक रणनीति बनाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस देश में बहुजन की एक पॉलिटिक्स सक्सेस हुआ था सर। अरे कामयाब हो गया, उसने अयोध्या हरा दिया। ये बात कह के कितना मतलब सुकून मिलता है। अयोध्या में चुनाव नहीं हो रहा है इस समय, पता है? मिल्कीपुर वहाँ की विधानसभा जिसने अयोध्या हराया उसकी खाली हुई, उसमें चुनाव ही नहीं अभी हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। उपचुनाव का भी एक है, उपचुनाव का वही 10 में से वही मिल्कीपुर है। और वही विधायक थे जो सांसद बनकर के अयोध्या में बीजेपी को हराए, उन्हीं की सीट खाली हुई है, उस पर चुनाव नहीं हो रहा। जिसने अपील की थी उसने अपील वापस ले ली, कोर्ट केस भी खत्म हो गया। फिर भी ये चुनाव है भाई, यहाँ चुनाव है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो नफरत का काम है, और उसी उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है। मतलब खुलेआम धार्मिक तनाव पैदा करो, ताकि जो जरूरी सवाल जनता के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, दमन, अन्याय, अत्याचार, और इस तरह से पूरी जनता जो त्रस्त है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, रोजगार मिला नहीं किसी को, नौजवान बेरोजगार है। अब बेरोजगार भीड़ को क्या काम देंगे? रैली तो रोज हो नहीं पा रही, रैली में भीड़ उनकी जा नहीं रही, तो जो भीड़ है उसको कोई और काम दे दो। इस काम में भीड़ जा रही है। लेकिन मुझे अभी भी मतलब होगा क्या, इसका दावा तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाबा नहीं हूँ, भविष्य नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हाँ इतना जरूर एक हो सकता है ये मेरी विशेष हो कि यार इस देश में जनता इतना समझती है कि इतना नफरत की राजनीति बार बार नहीं होती, एक दो बार चल जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जब वोट पड़ेंगे तो वो धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर न पड़ें, वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के नाम पर पड़ें। और जिसने वादा करके झूठ बोला, वादा निभाया नहीं, और आरोप उसके ऊपर है कि भ्रष्टाचारी सारे उन्हीं की पार्टी में चले गए। चंद्रबाबू नायडू से ईडी का मुकदमा खत्म करा दिया क्योंकि वो गठबंधन में है। अजित पवार आज पवित्र हो गए, तमाम तरह की चीज़ें, ये सब जनता भी समझ रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब समझते हुए महाराष्ट्र झारखंड इनमें वोट करेगी और बदलाव आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद। बदलाव आएगा जब बैंकों के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे, जब ईसीआई के ऊपर अपोजिशन एक तरीके से चार्जेस लगा रहा है कि हमको वक्त नहीं देता है, हमको इस एक तरीके से धीमी गति की वोटिंग होती है, या फिर बैटरी चार्ज का मुद्दा है, जब मीडिया के ऊपर आरोप लगता है कि वो हमारी खबरें दबाती है, उस वक्त जनता जागरूक होती है और अपने फैसले लेती है। अभी जो 2 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे हम और चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।
हमारे साथ जो बात कर रहे थे लक्ष्मण यादव सर, सर आपका धन्यवाद, बहुत आपने अपना कीमती वक्त लगाया, Thank you. हमसे मिले और आप जुड़े रहिए आवाज़ से।